Welcome students. Today we will discuss some expected questions which can come in your IPMAT exam. So start करते हैं. पहला क्वेश्चन है let T be the triangle formed by the straight line 4x plus 3y minus 12 is equal to 0 and the coordinate axis. Let circumcircle of T have radius of length L measured in the same unit as coordinate axis, then the value of L is. ठीक है, तो coordinate axis हमारा x axis y axis होता है, तो हम इसको पहले ड्रॉ करके देखते हैं. ड्रॉ करने में ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और हमें एक लाइन 3x 4x प्लस 3y माइनस 12 ये हमारे पास लाइन है. इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं. ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली है. अब इस पर अगर हम मार्किंग्स कर दें तो ये तो हमारा ओरिजिन होगा, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होगा. और 4x प्लस 3y माइनस 12 एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी? जहाँ y 0 हो जाएगा. y 0 इस इक्वेशन में अगर y 0 होगा तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा? 3,0. और ये वाला पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा? जब x 0 होगा, जब इस इक्वेशन में x 0 होगा तो ये पॉइंट बन जाएगा 0,4. एंड सिंस इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री ही होगा. ठीक है, तो हमसे पूछा गया है इसका सर्कम सर्कल का रेडियस. तो सर्कम सर्कल की रेडियस L दे रखी है. ठीक है, और जनरली हमें एक फॉर्मूला पता है सर्कम रेडियस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल्टा. यहाँ पे R क्या है हमारा सर्कम रेडियस, ABC क्या है हमारी तीनों साइड. सपोज कर लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, और डेल्टा क्या है हमारा? डेल्टा हमारा एरिया है. तो अगर हम ABC निकाल के इन सब की सेक्शन डिस्टेंस फार्मूला से हम इन सब की लेंथ निकाल के और एरिया निकाल के हम R निकाल सकते हैं. लेकिन आपको जो भी राइट ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल में आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एंड दैट इज़ कि उसका जो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, मतलब C/2 आपका सर्कम रेडियस होता है. इस बात को हमेशा याद रखना है. और इस केस में R हमारा L है, तो हमें जो C की लेंथ निकालनी है, मतलब 0,4 और 3,0, इसका हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं. डिस्टेंस फार्मूला से C की लेंथ निकाल रहे हैं हम. डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा? 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हमारा बनेगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 16 प्लस 9 जो कि हमारा होता है √25 इज इक्वल टू 5. तो C की वैल्यू हमारे पास आ गई 5. C की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5. और हमारा R कितना होगा? R या फिर सर्कम रेडियस जो है L, वो होगा C/2 विच इज़ नथिंग बट 2.5 यूनिट्स. सो 2.5 हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन में. आई होप यू गॉट इट. Let us move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें दे रखा है कि there are two cars which travel at the same distance and starting at, एक कार जो है 10 बजे निकलती है, 11 बजे, ओके, on the same day. They reach their common destination at the same time. If the first car traveled for at least 6 hours, then the highest possible value of the percentage by which the speed of the second car could exceed that of the first car. सबसे पहली बात, शायद क्वेश्चन में आपको अंडरस्टैंडिंग में इशू आया होगा, तो उसको थोड़ा डायग्राम से देख लेते हैं. डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आएगा. सपोज करिए ये हमारा डिस्टेंस है पूरा, और ये ये पॉइंट है. यहाँ से पहली कार जो पहली कार है उसको मैं नाम दे देता हूँ A, और जो दूसरी कार है उसको मैं नाम दे देता हूँ B. ठीक है, तो ये जो कार है ये 10 AM पे निकली है, और ये कार जो है ये 11 AM पे निकली है. ठीक है, और ये सेम टाइम पे पहुँची है, और सेम डिस्टेंस है. सेम डिस्टेंस हमें दे रखा है यहाँ पे, सेम डिस्टेंस है. कितना भी डिस्टेंस हमें कुछ नहीं दे रखा, हमें इस पास सेम डिस्टेंस दे रखा है. और आपको पता है जब हमारा डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होता है, जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम होती है. ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा से याद रखनी है. जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम होगा. तो देखते हैं उस चीज़ का यहाँ पे क्या रेलिवेंस है. इसमें लिखा है कि फर्स्ट कार ट्रैवल्ड फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स. ये मिनिमम की बात कर रहा है. अब सबसे पहले हम मिनिमम केस लेके चलते हैं. ठीक है,
मिनिमम केस लेके चलते हैं तो 6 आवर्स। तो अगर ये कार पहली कार 10 बजे निकली है तो 10 बजे में 6 आवर्स हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 PM। तो इसका मतलब कार ए 4 PM पे पहुंची और कार बी भी सेम टाइम पे पहुंची, तो कार बी भी 4 PM पे पहुंची है। लेकिन कार ए कितनी देर चली है? 6 आवर्स। और जो कार बी है वो कितनी देर चली है हमारी? 5 आवर्स। तो हमारे पास दोनों का टाइम का रेशियो आ गया कि ये 6 आवर्स चली और ये 5 आवर्स चली, सेम डिस्टेंस। और आपको पता है स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जो इनका टाइम का रेशियो क्या है? TA/TB आपका 6:5 है। तो आपका स्पीड का रेशियो क्या होगा? स्पीड ऑफ A to स्पीड ऑफ B इज इक्वल टू 5:6, क्योंकि आपका ये वाला केस है, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो टाइम का जो रेशियो होगा उसका इन्वर्स स्पीड का रेशियो होगा। तो ये आपका पहला केस है। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू बाय विच द स्पीड ऑफ द सेकंड कार इज कुड एक्सीड दैट ऑफ द फर्स्ट कार, परसेंटेज पूछी है। तो सेकंड कार हमारी B है, तो B की स्पीड 6 है, A की 5 है। तो अगर 5 से कितना बड़ा है? 1 बड़ा है और डिनोमिनेटर 5, 1/5 इंटू 100 20%। ठीक है, ये मिनिमम है या मैक्सिमम वैल्यू ये हमें नहीं पता है। यह केस तब है जब हमने लीस्ट वाला केस लिया, जो हमें 6 आवर्स दे रखा है यहाँ पे, अगर हमने वो कंसिडर करें। अब एक दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस मान लेते हैं कि ये जो है ये दोनों अपने डेस्टिनेशन पे 5 PM पहुँचते हैं, दोनों 5 PM पहुँचते हैं। ठीक है, तो जो कार A 10 बजे निकली उसने कितना ट्रैवल करा होगा? 7 आवर्स। और जो कार जो 11 बजे निकली B उसने कितना ट्रैवल करा होगा? 6 आवर्स। ठीक है, अब दूसरे केस में इनका टाइम ऑफ A इस टू टाइम ऑफ B देखें तो ये 7:6 है। मतलब A जो है हमारा A हमारी 7 आवर्स चली है, B 6 आवर्स। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? स्पीड ऑफ A टू स्पीड ऑफ B कितना हो जाएगा? 6:7। तो अगर अब इसमें हम रेशियो देखें कि B की स्पीड A से कितनी ज़्यादा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दोबारा 1/6 इंटू 100, जो कि आएगा 16.67% अप्रॉक्सीमेटली। तो ये कम होता जा रहा है। पहले 20 था, अब 20 से ये हमारी वैल्यू 16.67 आ गई। और अब आप अपने आप ट्राई करके देखेंगे तो आगे आने वाले, अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हैं, अगर आप 5 PM की जगह यहाँ पे 6 PM लेते हैं या 7 PM लेते हैं, तो आप देखेंगे कि वैल्यू कम होती जाएगी। और हमसे पूछे थे मैक्सिमम परसेंटेज, तो मैक्सिमम तभी होगा जब हम 6 घंटे वाली कंडीशन लेके चलेंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा 20%। तो आपको बस एक या दो केस से ही पता चल जाएगा कि आपका जो है वो टाइम कम होने वाला है ना। तो ये आपको बस ऑब्जर्वेशन का ही देखनी थी आपको, कि ऑब्जर्वेशन से कि जो पहला हमारा टाइम था एटलीस्ट 6 आवर्स वाला, उसी से हमारा आंसर निकल गया। आई होप यू लाइक्ड इट। लेट्स ओके, सो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। So in this question we are given at their usual efficiency A and B together finish a task in 12 days. If A had worked half as efficiently as she usually does and B had worked thrice as efficiently as he usually does, मतलब A अपनी efficiency जितना भी करता उससे आधे पे काम करता और B 3 गुना efficiency पे काम करता, तो काम 9 days में complete हो जाता। सो हमसे पूछा है कि A अलोन अगर इस काम को करेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका जो आपको एलसीएम का आता है, सबसे पहले तो आप क्या करते हैं हमेशा, जो आपको दिखता है, आप जो भी डेज दिख रहे हैं 12 डेज और 9 डेज, इनका एलसीएम ले लो, वो आपका वर्क यूनिट होगा 36 यूनिट्स। ये आपके वर्क यूनिट्स हैं। ठीक है, अब अगर 12 डेज में काम ये ख़त्म कर रहे हैं तो इसका मतलब A और B की पर डे एफिशिएंसी ये कितना हुआ? 3 यूनिट्स पर डे। तो A और B मिलकर 3 यूनिट्स पर डे बना रहे हैं, क्योंकि ये 12 दिन में 36 यूनिट्स बनाते हैं, तो A + B की एफिशिएंसी 3 यूनिट्स पर डे हो गई। और दूसरा केस में दे रखा है कि इफ़ A हैड वर्कड हाफ एज एफिशिएंटली, तो A की एफिशिएंसी A/2 हो जाती, और B हैड वर्कड थ्राइस एज एफिशिएंटली, तो B की एफिशिएंसी 3 भी हो जाती।
अब इनको काम करने में 9 दिन लग रहे हैं, तो 9 डेज़ में ये 36 यूनिट्स बना रहे हैं। तो एक दिन में कितने बनाएंगे? 4 यूनिट्स पर डे। तो a + b 3 यूनिट्स पर डे और a/2 + 3 भी 4 यूनिट्स पर डे है। तो बस अब हमें क्या करना है, ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमें a और b की वैल्यू चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या बन गया? a + 6b = 8 यूनिट्स पर डे। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, तो वी विल सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे a कैंसिल हो जाएगा, तो 5b = 5 यूनिट्स पर डे। तो b की एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट पर डे। b की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे आ गई, और इस इक्वेशन में पुट करके हम a की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, इट विल कम आउट टू 2 यूनिट्स पर डे। और हमसे पूछा गया है कि a कितने दिनों में इस काम को कर देगा। टोटल 36 यूनिट्स हमने एज्यूम करे थे, तो a के डेज कितने आ गए? a 2 दिन में 2 यूनिट्स पर डे करता है और इसको 36 यूनिट्स बनाने हैं, तो ये कितने लेगा? 36/2 18 डेज। तो 18 डेज हमारा ये आंसर होगा। ये तो आपका एलसीएम वाला तरीका हो गया। एक और तरीका, अगर आप फ्रैक्शन वाला तरीका अच्छा लगता है, जो आपको पता है 1/a + 1/b 1/12 के बराबर होगा। ये क्या है? 1/a क्या है? a का 1 डे वर्क। ये 1/b क्या है? b का 1 डे वर्क। और 1/12 क्या है? अगर ये पूरे काम को 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में 1/12 काम होगा। तो ये इनका 1 डे की कहानी है। ये हमारी पहली क्वेश्चन मान लीजिए इसको। दूसरी क्वेश्चन हो जाएगी, अगर हमें दे रखा है a had worked half as efficiency, a has worked half as his efficiency। अब अगर a अपनी एफिशिएंसी का हाफ काम करेगा, ये a की एफिशिएंसी थी, a अपनी एफिशिएंसी का हाफ काम करेगा, तो उसको नंबर ऑफ डेज डबल लगेंगे। ये जो a यहाँ पे दे रखा है ये नंबर ऑफ डेज है। अगर a की एफिशिएंसी हाफ होगी तो उसको नंबर ऑफ डेज डबल हो जाएंगे, तो ये 1/2a हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? अगर a हमारा नंबर ऑफ, उसकी एफिशिएंसी हाफ हो जाएगी तो नंबर ऑफ डेज डबल हो जाएंगी। सिमिलरली b के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? b अपना अगर 3 गुना एफिशिएंसी के साथ काम करेगा तो उसके नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 3 हो जाएंगे, और ये पूरा टाइम करने में 9 लगेगा। तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इस इक्वेशन को। ये क्या बन जाएगी? 1/2a + 3/b = 1/9। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन सिर्फ a की चाहिए थी, तो इस इक्वेशन में हम बस सिंपली माइनस करके इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, दोनों इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।